नमस्कार दोस्तों। झूठ देखना हो, हिपोक्रेसी देखनी हो और नफरत देखनी हो तो सब आपको नरेंद्र मोदी में मिल जाएगी, भाजपा में मिल जाएगी और उनके पूरे गैंग में मिल जाएगी। जी हां, आज मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि आज बिहार की धरती पर प्रियंका गांधी भी थी और प्रियंका गांधी सवाल उठा रही थी कि बीजेपी चुनाव से पहले क्यों जागी, क्यों उसे यह दर्द, यह समस्या 20 सालों में नहीं दिखाई दी कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार 20 साल से है और इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। जिन महिलाओं के मानदेय को लेकर के वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, उनको उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं दिया, क्यों ऐन चुनाव के वक्त में दिया जा रहा है और क्यों नरेंद्र मोदी महिलाओं के दूसरे और वर्ग के जो है जेब में पैसा डाल रहे हैं, नगद मुफ्त की रेवड़ी। जी हां, जब इसकी बात होती है तो मैं दिखा देता हूं कि नरेंद्र मोदी जो खुद मुफ्त की रेवड़ी ट्रांसफर कर रहा है और वो कहता क्या है, सुन लीजिए। मैं जानता हूं राजनीति का स्वभाव में भली बातें समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है, क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मेरी आलोचना भी होती है, बहुत आलोचना होती है। हितधारक तत्वों को कभी तकलीफ होती है। अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं तो कई जो भूतिया लोग, घोस्ट लोग फायदा उठाते थे। अब आप समझ लीजिए, जो नरेंद्र मोदी यह बता रहे थे वो उस वक्त बता रहे थे जब वो खुद 10,000 करोड़ रुपए की रेवड़ी बांट रहे थे। हर महिला के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया सीधे ट्रांसफर कर रहे थे। इसके अलावा तमाम वर्गों के लिए तमाम सारी योजनाओं का जो जिक्र किया जाता है और जिस तरीके से बिहार में 75,000 रुपया सभी के कैश जो मनी ट्रांसफर का 7500 रुपया 7,500 रुपया ईच का जो महिलाओं के खाते में आने का है, दूसरे और है, ये सब कौन कर रहा है? यही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यही जेडीयू बीजेपी की सरकार कर रही है और नरेंद्र मोदी यह बता रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है तब ऐसे वक्त में महिलाओं से प्रियंका गांधी मिलती हैं, उन महिलाओं से उनके दर्द को सुनती हैं और वो सब सुनने के बाद कहती हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो हम आपके लिए क्या करेंगे, यह जान लीजिए। और इस तरह से वो बहुत सारी चीजें जानती हैं, वो उस दर्द को समझती हैं जो महिलाओं के दर्द है, वो सुरक्षा के मसले को लेकर हो या वो किसी और चीज को लेकर हो। तब उसी दौर में एक अभूतपूर्व घटना होती है जो पहले कभी नहीं होती थी। दिल्ली का हाई कोर्ट कहता है कि पूरे देश में यूसीसी होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, पूरे देश में यूसीसी होना चाहिए, इस तरह से करके चुनावी वक्त में एक नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। ये क्यों होता है और यह क्यों किया जाता है, इसको हमें समझना होगा कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों संवैधानिक संस्थाएं वह चीजें कर रही हैं जो देश को बांटने का काम होता है, तमाम विवाद खड़े करने के काम होते हैं। और ऐसा ही विवाद उत्तर प्रदेश में खड़ा किया गया। आई लव मोहम्मद
कह के एक मुसलमान युवक निकलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उसे पीटा जाता है और न जाने क्या क्या ज्यादती की जाती है। तो बरेली में मुसलमान उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और जब प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियां चलती हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उन पर हमले हो। वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की वास्तविक समस्याओं को एड्रेस करते हैं, उनके साथ किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते हैं और करते हैं कि कैसे यहां के इलाके को संरक्षित किया जाए, यहां के लोगों को उनके हक दिए जाएं और उन्हें स्थायित्व दिया जाए। लेकिन नहीं, उनके राज्य का, उनका लोकतंत्र छीना गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और जब इसके खिलाफ वहां के स्टूडेंट्स निकलते हैं, युवा निकलते हैं, तो उनके ऊपर हमला होता है। उस हमले का नतीजा ये होता है कि उनमें 4 युवाओं को पुलिस की गोलियों से मार दिया जाता है। आप बताइए, हत्या करना और उसके बाद कहना हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था। जब पुलिस की तरफ से इस तरह की घटनाएं होती हैं तब लोग चढ़ते हैं और तब भाजपा दफ्तर को आग लगाते हैं। पहले नहीं लगी थी, पहले उन पर पथराव हुआ, लाठी चलाई गई, तब उन्होंने ऐसा काम किया और उसके बाद उन्हें बदनाम किया जाता है। और अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी किया जाता है, उनके इनकम टैक्स की भी नोटिस भेजी जाती है, ईडी की भी नोटिस भेजी जाती है, सीबीआई को भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उनके यूनिवर्सिटी के जो है लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो यह संदेश देते हैं, मैं कोई बचाव नहीं कर रहा। तब भाजपा झूठ फैलाती है कि कांग्रेस का पार्षद उस पूरी हिंसा के पीछे। तब कांग्रेस का वह पार्षद निकल के आता है, कहता है झूठा वीडियो प्रसारित करके हमें आप बदनाम कर रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है उस पर लीगल एक्शन की बात हो, क्योंकि असल में वो था नहीं। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसका सांसद संबित पात्रा, उसका आईटी सेल का प्रमुख अमित मालविया, सब झूठ बोलते हैं और सारे नफरत पैदा करते हैं कांग्रेस के। जैसे श्रीमती प्रियंका गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कितने गंदे शब्द विजय वर्गीय ने बोले, उसी तरीके से सांप्रदायिक और दूसरे तमाम उन्माद पैदा करने की बातें भाजपा के इन मंच से बोली जाती। सोचिए आप, कितना देश के अंदर इस तरह की स्थिति, एक तरफ देश को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं। अब इसी में आता है कि यही हद होती तो हद होती। सेना का कभी इस्तेमाल नहीं होता था किसी भी उसके लिए, राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने का। तब कैसे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, जो सीडीएस है भारत के अनिल चौहान, और अनिल चौहान जो 3 स्टार जनरल से उठा के सीधे सीडीएस बना दिए। वो कभी लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल भी नहीं बने थे, उनको उठा के बना दिया गया और सारे जनरल्स को उन्हें रिपोर्ट करने को कह दिया गया। तब भाजपा ने जब यह कमाल किया हो तो निश्चित रूप से वो भी वही करेंगे और वही हुआ। वो कहते हैं 1962 के युद्ध में पंडित नेहरू ने हवाई जहाजों का इस्तेमाल नहीं किया। शायद यह शख्स यह बोल के भारत की सेना का अपमान कर रहा, भारत के उन महान बहादुर सैनिकों का अपमान कर रहा और एयरफोर्स का भी अपमान कर रहा। उस समय बड़ी टूटी फूटी सी एयरफोर्स होती थी। दुनिया में जहाज इजाद हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था और फाइटर प्लेन बहुत कम होते थे, भारत के पास भी नहीं था। और ऐसी स्थिति में चाइना अचानक भारत पर अटैक कर देता है, क्योंकि भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने आगे बढ़ के 68,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, जो चाइना दावा करता था हमारी है, भारत ने कब्जा कर ली थी। ऐसी स्थिति में वो जब यह अटैक करता है तब लड़ाई छिड़ती है। भारत के सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, पहाड़ पर लड़ाई हो रही थी, वहां जहाजों के जाने का
कोई वो नहीं था, न चीन ने जहाजों का इस्तेमाल किया था, ना हमने किया। लेकिन हमें दूसरी सीमा पर लग रहा था कि ऐसा होगा। भारत के पास उतना कुछ नहीं था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से रिक्वेस्ट करी और अमेरिका ने हमारी सहायता की। और नेफा के क्षेत्र में, जो अब अरुणाचल प्रदेश कहलाता है, उधर अपनी बंगाल की खाड़ी के साइड से और इधर से भेज दिए अपने विमान, लड़ाकू विमान, और उन्होंने हमारी रक्षा की। और इधर हम लड़े, हमारे मेजर शैतान सिंह ने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी और अपनी चौकी बचाई, अपने 31 लोगों के साथ में शहादत दे दी। सोचिए, उनकी समाधि बनी थी, वहां स्मारक बना था, वह तक नरेंद्र मोदी ने तोड़वा करके वो भी सौंप दिया चीन को। करीब 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन चीन को सौंप दी। ये नरेंद्र मोदी ने किया। पंडित नेहरू ने 1 इंच जमीन नहीं दी थी, 68,000 वर्ग किलोमीटर एक्स्ट्रा जमीन कब्जा की थी। अब आप सोचिए, हमें जब जम्मू के राजा ने, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौता किया था, तो कश्मीर में श्रीनगर तक पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, उधर चीन का कब्जा था। और वो सब छुड़ाते छुड़ाते हम इस स्थिति में आए। हमने बड़ा भाग हासिल किया और उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं। जब ये बातें करते हैं, पंडित नेहरू ने किस तरीके से बचाया। जो अक्साई चीन की बात करते हैं, अक्साई चीन न मौर्य साम्राज्य के वक्त में भारत का था, न मुगल साम्राज्य के वक्त में भारत का था, और न ब्रिटिश काल में भारत का था, और न राजा हरि सिंह कभी वहां पहुंच सके थे। कागजों में वो बस दिखाया जा रहा। नेहरू तो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए, बॉर्डर पे पहुंच गए। तब यह बात करता है, यह उस पर नहीं बोलता जब पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे राफेल मार गिराता है और टेल नंबर जारी कर देता है, उस पर नहीं बोल पा रहा है। या वो नहीं बोल पा रहा है कि आखिर इन्होंने क्या किया। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की वायु सेना को मजबूत करने के लिए रसिया के साथ समझौता किया और MiG-21 फाइटर प्लेन आया हमारे यहां। आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो वह रिटायर किया जा चुका है। उसने 62 साल भारत को सेवाएं दी और वो 7 आए थे, उसके बाद 700 भारत के HAL में बने, यानी तभी आत्मनिर्भर बनाया था पंडित ने। और वो बन के जो खड़े हुए, उनसे हम लड़ते रहे। उनसे हमने 1965 की लड़ाई लड़ी, जीती। 1971 की लड़ाई लड़ी, जीती। हमने उनका इस्तेमाल किया जब हमने सिक्किम पर कब्जा किया। हमने उनका इस्तेमाल किया जब हमने नेफा को छीनकर चीन से भारत का अरुणाचल प्रदेश बनाया। हमने उसका इस्तेमाल किया जब हमने मॉरिशस, और हम हर एक में जीते। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कारगिल की चोटी पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कब्जा करा दिया गया था, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए भी हमने इसका इस्तेमाल किया और हम जीते। अब आप सोचिए, जिससे हमने इतनी लड़ाई जीती हो, सब कुछ किया हो, वो विमान पंडित नेहरू ही लाए थे। लेकिन 1963 में आया था। चीन से लड़ाई 1962 में हुई और भारत के विमान जहां तक जा सकते थे वहां तक जा रहे थे। लेकिन तब हमारे पास ऐसे कोई विमान नहीं थे जो ये कर सके। अब आप जान लीजिए MiG-21 की क्षमता क्या होती थी, यह भी जानना जरूरी है। ये 2175 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता था। उस समय बहुत बड़ी बात थी। और एयर टू एयर मिसाइल, बम और अन्य उपकरण ले जाने में सक्षम। इसकी क्षमता 3500 किलोग्राम तक ले जाने की थी। सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है और इस तरह से करके ये रॉकेट नुमा होता है, चलता है और उस तरह करता है, जो इतना बेहतरीन रहा हो। और टोही विमान की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, छोटा होने के कारण। अभी आया कि बड़े बड़े विमान किसी काम के नहीं होते, ऐसे वक्त में छोटे विमान की जरूरत होती है। और पंडित नेहरू की तब समझ थी और इसीलिए इस तरह के विमान और जीत के दिखाया। आज
आज हम सरेंडर करते घूमते हैं जब हमारे पास सब कुछ है, इतने महंगे महंगे विमान, बड़े बड़े विमान। तो साहब, सवाल उठाने के पहले सोच लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतनी डरा हुआ प्रधानमंत्री है, बोल नहीं पा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपमानित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और टैरिफ लगा। पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर उस पर पेनाल्टी 25% लगा दी, यानी 50%। और अब जो भारत से दवाएं जाती थी, जो 28 अरब की दवाएं हम बेचते थे, वो उस पर टैरिफ लगा दिया है। अब आप सोचिए, 28 अरब डॉलर की जो हम दवाएं निर्यात कर रहे थे, उस पर टैरिफ लगा दिया है 100%। यानी 100 की दवा होगी तो 100 ही टैक्स लगेगा, 200 की बिकेगी। अब आप सोचिए भारत के साथ किस तरह से धोखा हो रहा है, सब हो रहा है। इन सब को एड्रेस करने की बजाय प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, सीडीएस झूठ बोलता है, उनके मंत्री झूठ बोलते हैं, उनकी सरकार, उनकी पार्टी झूठ बोलती है और नफरत फैलाती है, और इस देश के लोगों को कोई हक नहीं देती। जब यह हो रहा हो तो चिंता करनी बनती है, और वही चिंता हमें आप सबको करनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है। और यही चिंता प्रियंका गांधी आज कर रही है, यही चिंता राहुल गांधी लगातार करते हैं और इसको लेके लड़ते हैं। इसीलिए तो इन्हें परेशानी, ये जनता से ज्यादा अपनी सरकार के लिए मरते हैं, और फिर झूठ बोलते हैं कि हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं। तो मुफ्त की रेवड़ी इनसे ज्यादा किसने बांटी है, मुझे यह बता दीजिए। इस देश को भिखारी बना के खड़ा कर दिया है, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की लाइन में लगा दिया, सक्षम नहीं बनाया है, शिक्षा से लेके सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और भारत आज गुलामों की तरह व्यवहार कर रहा है। तब हमें सोचना पड़ता है। जी, यह सच है।